नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्य दृष्टि के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं आपका दोस्त एचसी सैनी लेकर के आया हूं आपके लिए इकोनॉमिक्स की बेहतरीन सीरीज। जी हां दोस्तों, इसके अंतर्गत जैसे कि आपको टाइटल दिख रहा है थंबनेल के ऊपर कि दिल्ली पुलिस के जो प्रोवाइस पेपर है, पहले के ओल्ड जो पेपर है, उनका यहाँ सोल्यूशन किया जाएगा। और विशेषतः सब्जेक्ट वाइज दोस्तों इकोनॉमिक्स के प्रश्नों का हम सोल्यूशन करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, डेट वाइज ये जो पेपर जो है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो 14 दिसंबर 2020 में आए, इस डेट को आए हुए सारे के सारे प्रश्न हैं जिनका हम डेस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ में, जुड़े रहिए दिव्यदृष्टि के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कमेंट्स करते हुए दोस्तों आप लोग अंत तक इस वीडियो का फायदा लीजिए। जरा देखते हैं हम प्रश्नों की इस प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये बेहतरीन जो सीरीज है आज हमारी स्टार्टअप होती है पहले पार्ट से। और इस पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन जरा देखते हैं दोस्तों, किस तरीके से आपसे पूछा गया है दिल्ली पुलिस के अंदर ये प्रश्न। देखिए प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक योजना गैर कॉरपोरेटिव, गैर कृषि क्षेत्र और सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए डिजाइन की गई एक पहल है दोस्तों, जिसकी क्रेडिट जरूरतें 10 लाख रुपए से कम है। जी हां दोस्तों, ये पूछा जा रहा है आपसे कि आखिर एक ऐसी पहल जो आर्थिक योजनाओं के अंतर्गत, कौन सी योजनाओं के अंतर्गत, गैर कॉरपोरेट वाले जो क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे गैर कृषि क्षेत्र है, सूक्ष्म और लघु उद्योग क्षेत्र है, इनके सहायता के लिए, इनको बढ़ाने के लिए दोस्तों एक पहल शुरू की गई है गवर्नमेंट की तरफ से। और जिसकी क्रेडिट लिमिट, जी हां दोस्तों, क्रेडिट लिमिट कितनी है दोस्तों? क्रेडिट लिमिट है 10 लाख रुपए। आखिर कौन सी योजना है जरा देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना, या फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, या फिर सुकन्या समृद्धि योजना, या फिर दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। चारों ऑप्शनों को पढ़ने के बाद में दोस्तों एक बिल्कुल व्यवहारिक सी बात सामने आ रही है। इनके अंतर्गत देखो, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता, ये जो भाग है दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है आपके सामने, ये वाला पार्ट किसको बता रहा है? सामाजिक कल्याण को बता रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा, जी हां दोस्तों, ये किसको बता रहा है? स्वास्थ्य क्षेत्र को बता रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना दोस्तों, ये किसको बता रहा है? ये भी आपको महिला एवं बाल विकास की तरफ इशारा करता है। लेकिन इन तीनों बातों को अगर हम बात करें तो तीनों के तीनों पॉइंट दोस्तों एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं। और वो इशारा किधर किया जा रहा है? वो इशारा किया जा रहा है समाज कल्याण या सामाजिक कल्याण के बारे में। लेकिन आर्थिक योजनाओं को डेवलप करने के लिए, आर्थिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए अगर कोई योजना तीनों में से सामने दिख रही है तो वो दिख रही है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। जी हां दोस्तों, कौन सी योजना? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब जानना यह है मित्रों कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है और यह कब से शुरू की गई है। जानकारी के लिए बताऊंगा दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जो शुरुआत है दोस्तों, इसकी जो शुरुआत है ये कब से हुई है? इसकी शुरुआत दोस्तों ये हुई है 8 अप्रैल, जी हां दोस्तों, 8 अप्रैल 2015 से इसकी शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? इस योजना का उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए तो उद्देश्य इसका दोस्तों इतना सा है कि निम्न या पिछड़े आर्थिक तबके के वे लोग जो अपनी फाइनेंशियल कमी के कारण किसी प्रकार का अचीवमेंट नहीं ले पा रहे, तो उनको सपोर्ट करने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से यह योजना शुरू की गई थी। इस योजना के माध्यम से जो सामाजिक रूप तौर पे देखा जाए तो आर्थिक विपन्नता थी, जो असमानता के रूप में बनी हुई थी, उसको सामान्यीकरण करने के लिए सहयोग रूप में आर्थिक रूप से पैसा प्रोवाइड कराया जाए, या लोन उपलब्ध करवाया जाए, या ऋण उपलब्ध करा करके उनको अवसर दिया जाए अपनी क्षमताओं को, अपने प्रक्रमों को विकसित करने के लिए। तो दोस्तों ये इस प्रकार की योजना थी। इस योजना के बारे में एक चीज और पूछी जाती है कि इस योजना में कितनी श्रेणियों के अंतर्गत फाइनेंस की व्यवस्था की जाती है। तो दोस्तों यहां पर आपको जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है वो 3 श्रेणियों में होता है। कितनी श्रेणियों में होता है दोस्तों? 3 श्रेणियों में आर्थिक आपको क्रेडिट दी जाती है। और पहली जो श्रेणी है जिसको हम शिशु श्रेणी कहा जाता है, इस शिशु श्रेणी के अंतर्गत मित्रों आपको जो फाइनेंस मिलता है वो मिलता है 50,000 का। जी हाँ दोस्तों, कितना मिलता है? 50,000 का मिलता है। दूसरी जो श्रेणी है आपकी, ये किशोर श्रेणी है। और किशोर श्रेणी के अंतर्गत दोस्तों आपको जो फाइनेंस या की क्रेडिट मिलती है वो मिलती है 50,000 से लेकर के 50,000 से लेकर के दोस्तों ये आपको मिलती है 5 लाख तक की। कितनी मिलती है दोस्तों? 5 लाख तक का क्रेडिट मिलता है। अगर मान के चलो आप तरुण श्रेणी में लोन लेना चाहते हो
तरुण श्रेणी के अंतर्गत, तो इस श्रेणी के अंतर्गत दोस्तों 5 लाख से लेकर के आपको जो फाइनेंस की क्रेडिट दी जाएगी वो दी जाएगी 10 लाख। यहाँ दोस्तों 10 लाख से कम तक के लिए आपको क्रेडिट दी जाती है, और ये इस तरीके से काम करती है कि जिससे कि समाज में जो निम्न तबके के या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो लोग हैं उन लोगों को भी अगर क्रेडिट मिल जाए या उन लोगों को भी सस्ती दर पर अगर पैसा मिल जाए तो वो भी अपने किसी कार्य को या आर्थिक उपक्रम को विकसित कर सकते हैं या वहां पे अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो ये था, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था आपसे दिल्ली पुलिस के अंतर्गत। और अगला प्रश्न और फिर से देखते हैं, वो भी इसी प्रकार का प्रश्न होगा मित्रों। देखिए प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न, एनईएफटी वह प्रणाली है। जी हां दोस्तों, किसके बारे में पूछा जा रहा है, एनईएफटी के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। वह प्रणाली है जिसमें किसी विशेष समय तक प्राप्त लेन देन को समूह बैच से संसाधित किया जाता है। एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि एनईएफटी का पूरा नाम क्या है दोस्तों। एनईएफटी का पूरा नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांजैक्शंस, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांजैक्शंस, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल ट्रांसफर्स। जी हाँ दोस्तों, कौन सा करेक्ट पूरा नाम है, तो करेक्ट पूरा नाम है दोस्तों नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। जी हाँ दोस्तों, ये योजना है, ये फैसिलिटी या ये सुविधा किसको मिलती है और इसके माध्यम से क्या है दोस्तों, ये फैसिलिटी या सुविधा उस व्यक्ति को मिलती है जो नेट बैंकिंग यूज करता है। जी हाँ दोस्तों, कौन यूज करता है, जो नेट बैंकिंग यूज करता है। जो नेट बैंकिंग यूज करता है उस व्यक्ति के लिए दोस्तों ये फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। उसके पास में एक आईडी होता है और अपनी आईडी के अकॉर्डिंग अकाउंट के हिसाब से उसके पास में एक पासवर्ड होता है, और जो पासवर्ड होता है इसके आधार से दोस्तों वो अपने अकाउंट को खोलता है। कभी भी 24 आवर्स 7 डेज कभी भी एनी टाइम दोस्तों वो अपने अकाउंट को खोल सकता है, अकाउंट की पूरी डिटेल देख सकता है, और वो जिस भी खाते में फंड को ट्रांसफर करना चाहता है उस खाते के अकाउंट नंबर और उसके जो कोड होते हैं, बैंक कोड होते हैं, उन कोड आईएफएससी कोड जो होते हैं उनके माध्यम से वो अपने अकाउंट से उस दूसरे अकाउंट को बेनिफिशियरी कर सकता है, जोड़ सकता है। और जब वो अकाउंट बेनिफिशियरी हो जाता है तो उसके बाद दोस्तों विद इन सेकेंड में वो फंड को एक खाते से अपने खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर कर सकता है। तो ये बेहतरीन सुविधा है जो किसको दी जाती है, ये नेट बैंकिंग यूज करने वाले लोगों को दी जाती है। तो ये था, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है बैंकिंग सेक्टर से। इसी तरीके के प्रश्न फिर से आपके सामने ये हाजिर हुआ है, जरा देखिए ये प्रश्न क्या कहता है, भारतीय बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, यहां थोड़ा सा चूक हुआ है, यहां किसान क्रेडिट कार्ड है। ये कौन सा कार्ड है दोस्तों, यह है किसान क्रेडिट कार्ड। ये किसान क्रेडिट कार्ड है मित्रों, किस वर्ष शुरू की गई है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये एक योजना है जो भारत सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। ये कब से शुरू की गई है, ये योजना दोस्तों शुरू की गई है 1998 के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, किसके द्वारा शुरू की गई है, 1998 के अंतर्गत दोस्तों तत्कालीन उस समय के जो वित्त मंत्री थे, तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा। जी हां दोस्तों, यशवंत सिन्हा के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। और इस योजना के तहत दोस्तों क्या होता है, इस योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दोस्तों एक किसान को, भूमि पुत्र को अपनी जरूरत की चीजों के लिए किसी दूसरे के पास में न जाना पड़े या किसी दूसरा व्यक्ति उसका शोषण नहीं कर सके, इसलिए दोस्तों एक किसान को आर्थिक या धनराशि या ऋण के रूप में पैसा मुहैया कराया जाता है। इस योजना के तहत दोस्तों 50,000 से लेकर के कितना, 50,000 से लेकर के दोस्तों 3 लाख तक का लोन दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, और ये जो लोन दिया जाता है, ये लोन दोस्तों बहुत कम नाम मात्र के ब्याज दर पे दिया जाता है। 4% से लेकर के दोस्तों 7% वार्षिक ब्याज दर पे ये पैसा किसान को दिया जाता है। इस पैसे को वो किसान अपनी कृषि की लागत राशि में काम में ले सकता है, उपकरण ले सकता है, सिंचाई की व्यवस्था कर सकता है, और वो चाहे तो इस
पैसे को जमा करा करके ये दोस्तों 5 साल के लिए दिया जाता है, मैक्सिमम जो 5 वर्ष के लिए होता है। 5 वर्ष के बाद में वो चाहे तो इसी को फिर से रिन्यू भी करा सकता है। अच्छा, बात ये होती है दोस्तों कि ये जो योजना है, ये योजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है? दोस्तों ये योजना आरबीआई प्लस नाबार्ड के सहयोग से चलाई जाने वाली भारतीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण योजना है जो किसानों के हित की बातें करती है। इस योजना का एक और सबसे अच्छा फायदा ये होता है दोस्तों कि ये जो योजना है, इस योजना में अगर आपके पास में पूरा फंड अगर जमा कराने के लिए नहीं है तो कम से कम इंटरेस्ट भी आप जमा करा सकते हो। तो ये किसानों के सहायतार्थ या किसानों के विकास के लिए महत्वपूर्ण योजना मानी जाती है। छोटे किसानों के लिए, मध्यम किसानों के लिए और सभी प्रकार के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है जो 1998 में शुरू की गई थी। तो ये थी किसान क्रेडिट कार्ड योजना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है हमसे, देखो जो हमसे पूछा गया है दिल्ली पुलिस के ओल्ड एग्जाम के अंतर्गत 14 दिसंबर 2020 को सार्वभौमिक स्वच्छता व्याप्ति। दोस्तों इससे तात्पर्य होता है कि सभी जगह पर क्या हो, सफाई हो। सभी जगह पर दोस्तों क्या दिखाई दे, सफाई दिखाई दे, ये योजना है। अच्छा, प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने, यानी इस कार्यों को कवर करने के लिए बहुत तीव्र गति से चारों तरफ इसमें सफाई को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? जी हां दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन की अगर हम बात करें, स्वच्छ भारत अभियान की अगर हम बात करें तो ये योजना कब शुरू की गई है? 14 नवंबर 2015 को या 2 अक्टूबर 2014 को या 26 जनवरी 2014 को या फिर 15 अगस्त 2016 को। 4 ऑप्शन है, बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन सारे के सारे बेहतरीन ऑप्शन हमारे आंसर नहीं हो सकते मित्रों। इनमें से कोई एक आंसर है तो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा कौन सा है? करेक्ट आंसर आपके सामने ये रहा। ये 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ की गई योजना थी। दोस्तों जानकारी के लिए बताऊं, ये सितंबर, लगभग 24 सितंबर 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल, जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने या केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर निर्मल भारत अभियान, जी हां दोस्तों, निर्मल भारत अभियान को संगठित किया गया है, संगठित या पुनर्गठित किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये योजना थी, स्वच्छ भारत मिशन योजना है मेरे हिसाब से, या इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये योजना कोई नई योजना नहीं थी, केवल इसका रूप बदला गया था, स्वरूप बदला गया था। यानी ये पहले से ही चल रही किसी योजना का भाग है। कौन सी योजना का भाग है मित्रों? ये भाग है आपका निर्मल भारत अभियान का। ये निर्मल भारत अभियान के बारे में अगर पूछा जाए तो ये कब शुरू किया गया? निर्मल भारत अभियान दोस्तों 2012 के अंतर्गत शुरू किया गया है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय में। लेकिन एक और मजे की बात दोस्तों आपसे पूछा जा सकती है कि निर्मल भारत अभियान भी दोस्तों किसी योजना का पुनर्गठित वाला भाग था। ये दोस्तों कौन सा भाग था? 1999 में चलाई गई व्यापक स्वच्छता अभियान का एक भाग है और 1999 में चलाई गई दोस्तों टीएससी स्कीम चलाई गई थी, टोटल क्लीन स्कीम चलाई गई थी, यानी संपूर्ण स्वच्छता अभियान चलाया गया था। उस संपूर्ण स्वच्छता अभियान का भाग दोस्तों निर्मल भारत अभियान जो 2012 में चलाया गया, और निर्मल भारत अभियान को ही पुनर्गठित करके केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर यह स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया दोस्तों। कब? 2 अक्टूबर 2014 को। तो ये जो प्रोग्राम है दोस्तों भारत सरकार का प्रोग्राम है, भारतीय लेवल पर चलने वाला, पूरे देश पर चलने वाला प्रोग्राम है। वर्तमान में हमारे देश का एक बहुत बड़ा अंग माना जाता है, क्योंकि हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर के, शहरी क्षेत्रों को लेकर के बात करें तो यहाँ स्वच्छता की बहुत बड़ी समस्या थी, और इस स्वच्छता की बहुत बड़ी समस्या को इस अभियान ने काफ़ी हद तक सुधार करके रखा है। एक और बात दोस्तों, इस योजना के तहत 2019 महात्मा गांधी की 150वीं जो जयंती है,
इसके उपलक्ष्य में दोस्तों पूरे भारत को 2019 तक दोस्तों 1.2 करोड़ शौचालय बना करके भारत को खुले में शौच मुक्त बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण भाग है। आपसे अगर ये पूछा जाए कि स्वच्छ भारत अभियान का सबसे बड़ा भाग कौन सा था, तो सबसे बड़ा भाग दोस्तों ये था कि हमने एक टारगेट रखा कि 2019 तक 1.2 करोड़ शौचालय बना करके खुले में शौच से मुक्त भारत को बनाएंगे, और वो काम भी हमने, वो लक्ष्य भी हमने प्राप्त किया है। वर्तमान में भारत है जो खुले में शौच मुक्त आंकड़ों को भी प्राप्त कर चुका है। तो ये था, काफी अच्छा अभियान था ये, और ये अभियान अभी भी जारी है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर निगम क्षेत्रों में, नगर पालिका, नगर परिषद क्षेत्रों में दोस्तों आप देखते होंगे रोज सुबह मॉर्निंग में कचरा उठाने के लिए गाड़ियां आती हैं और कचरा लेकर के जाती हैं, जो कि हमारी चारों तरफ सफाई को दिखाती हैं, और इसके माध्यम से हम काफी अचीवमेंट ले पाए हैं। तो ये है अगला प्रश्न हमारा। NSSO भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है। जी हाँ, देखिए NSSO क्या है, ये सांख्यिकी मंत्रालय का अधीन, किसके अधीन है? अगर सीधा सीधा प्रश्न तो दोस्तों यही पूछा जा सकता है कि NSSO किस संगठन के अधीन है। दोस्तों NSSO सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है, और इसका पूरा नाम पूछा जा रहा है कि NSSO का पूरा नाम क्या है? नेशनल सोशल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, या फिर दोस्तों नेशनल स्टैटिस्टिक्स सर्वे ऑफिस, या फिर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, या फिर नेशनल सोशल सर्वे ऑफिस। करेक्ट आंसर दीजिएगा दोस्तों, जब तक मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। ये जो भी संगठन है दोस्तों, इस संगठन की स्थापना या इसका गठन किया गया था दोस्तों 1950 के अंतर्गत, और ये 50 के अंतर्गत जो संगठन बनाया गया था दोस्तों, इस संगठन का मुख्यालय जो रखा गया है दोस्तों कोलकाता। अब ये संगठन क्या काम करता है दोस्तों? ये संगठन जो है वो गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने का काम करती है। क्या काम करता है? एकत्रित गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े लाने का काम करते हैं, सर्वे करने का काम करते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये हो जाता है कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतिदर्श या नमूना, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो संगठन है, ये संगठन किसका सहयोगी संगठन? दोस्तों ये प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो ये CSO का एक भाग था, लेकिन आजकल इस CSO को NSSO के साथ में मिलाकर के दोस्तों एक नया संगठन बना दिया गया है, जिसको हम कहते हैं NSO। ये कार्य हुआ है दोस्तों मई 2019 को। तो वर्तमान में NSSO किस में मिल चुका है दोस्तों? NSSO को मिला दिया गया CSO में, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत या ऑफिस के अंतर्गत मिला दिया गया, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अंतर्गत इसको मिला दिया गया है। और अब ये किसके रूप में काम करता है? ये NSO के रूप में काम करता है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न था जिसको पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न क्या है? IFTS इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज, अर्थात भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबंधित सेवाएं, निम्नलिखित में से किस बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? जी हाँ दोस्तों, ये कोई कंपनी है, और इस कंपनी का नाम, पूरा नाम क्या है दोस्तों? इस कंपनी का पूरा नाम है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज, यानी कि भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबंधित सेवाएं। ये जो कंपनी गठित की गई है, इस कंपनी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ये कंपनी कौन से बैंक के कंट्रोल में है, किसके ऊपर इसका पूरा पूरा अधिकार है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हमारे सामने 4 ऑप्शंस हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक,
भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। तो दोस्तों जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक है। जी हाँ दोस्तों, ये भारतीय रिजर्व बैंक की 100% पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी है। जो ये कंपनी क्या काम करती है दोस्तों, भारत के अंतर्गत बैंकिंग क्षेत्र को या फिर आपके जो अन्य सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले आर्थिक संगठनों को या फिर आपकी सहकारी क्षेत्र को फाइनेंस से संबंधित समस्याओं का निराकरण करने का काम करती है ये संगठन। तो ये महत्वपूर्ण संगठन है जो हमें भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन कार्य करने वाली कंपनी है। अगला प्रश्न दोस्तों, एशियाई विकास बैंक एडीबी के सदस्य देशों की संख्या क्या है दोस्तों, यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो है ये बैंक के बारे में पूछा जा रहा है। इसके जो कैंडिडेट हैं, जितने भी कंट्री हैं कि कौन कौन से कंट्री इसके सदस्यता के रूप में हैं, उनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो 103 करेक्ट आंसर है, या फिर 94 ये करेक्ट आंसर है, या फिर 78 या और 68। जी हाँ दोस्तों, करेक्ट आंसर दोस्तों आपके सामने है 68 करेक्ट आंसर। अब जानकारी में आती है एशियाई विकास बैंक। अब पूछा जा सकता है कि एशियाई जो विकास बैंक है मित्रों, इस एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई है। तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना, तो दोस्तों इसकी स्थापना जो हुई है, ये स्थापना हुई है 1966 के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, 1966 के अंतर्गत दोस्तों इसकी स्थापना की गई है। अगर हम बात करें दोस्तों इसका मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय की अगर बात करें तो दोस्तों इसका मुख्यालय मनीला के अंतर्गत। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एडीबी की स्थापना का प्रारूप कैसा है, तो दोस्तों इसका जो प्रारूप है, इसका जो प्रारूप है दोस्तों विश्व बैंक के अनुसार है। वर्ल्ड बैंक की तरह इसका प्रारूप देखने को मिलता है। और दोस्तों एक और बात आपसे पूछी जा सकती है, किस प्रकार का प्रारूप में, तो दोस्तों ये क्षेत्रीय बैंक है। किस टाइप का बैंक है ये क्षेत्रीय बैंक है। क्षेत्रीय बैंक का मतलब होता है दोस्तों इसका जो अधिकार क्षेत्र है पूरे विश्व में नहीं है, इसका जो अधिकार क्षेत्र है एक पूरे विश्व के किसी एक हिस्से पर इसका अधिकार क्षेत्र है। यानी एक क्षेत्र के विकास के लिए या उस क्षेत्र में आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से बनाई गई ये बैंक है, जो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत स्थित देशों के आर्थिक विकास को सहायता देती है या उनके लिए समय समय पर अपनी वित्तीय सर्विसेज प्रोवाइड कराने का काम करती है। तो ये एशियाई विकास बैंक को लेकर के पूछा जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया इसका प्रारूप या स्वरूप विश्व बैंक की तरह है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो फंडिंग है वो फंडिंग जिस देश की फंडिंग का स्तर ज्यादा होगा उसी का शेयर के हिसाब से इसमें भागीदारी होती है। तो वर्तमान की अगर हम बात करें तो ये जो आपका एडीबी बैंक है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक है, इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी देखने को मिलती है, एक तो मिलती है दोस्तों अमेरिका की और दूसरी मिलती है दोस्तों जापान की। इन दोनों की दोस्तों लगभग 12.75% की हिस्सेदारी देखने को मिलती है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है और स्टार्टिंग जब किया गया था 1966 के अंदर दोस्तों इसके अंतर्गत मात्र 31 सदस्य थे। कितने कंट्री सदस्य देश थे? मात्र 31। लेकिन वर्तमान में दोस्तों कितने हैं? वर्तमान में आपके हैं दोस्तों 68 कंट्री इसके सदस्य हैं। तो ये था प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष पूरे देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता कवरेज में तेजी लाने के उद्देश्य से संपूर्ण स्वच्छता अभियान टीएससी की शुरुआत की गई है? दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था ये प्रश्न देखो कितने, एक ही प्रश्न को 2 बार पूछा गया है। पिछली एग्जाम्स में एक ही प्रश्न को कितनी बार पूछा गया है? 2 बार पूछा गया है। एक तो आपके ऐतिहासिक परिदृश्य को पूछ लिया और एक आपका पूछ लिया करंट बेसिस के परिदृश्य को। क्योंकि इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए ये प्रश्न हमने अभी पढ़ा है, ये प्रश्न आपका ये रहा, स्वच्छ भारत वाला प्रश्न ये रहा, ये रहा आपका जो प्रश्न है वो कि 2 अक्टूबर 2014 को कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था? स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया गया था। और मैं आपको जानकारी के लिए बताया था कि स्वच्छ भारत अभियान कोई नया प्रोग्राम नहीं था, ऑलरेडी पहले से चले आ रहे प्रोग्राम का एक नया प्रारूप तैयार करके नए स्तर से उसको चालू किया गया था, संपूर्ण देश के अंदर चालू किया गया था। तो ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, ये प्रोग्राम निर्मल भारत अभियान
का पुनर्गठित वाला भाग था, और निर्मल भारत अभियान किसका भाग था दोस्तों? टीएससी का, जो कि 1999 में चला गया था। तो दोस्तों ये प्रश्न 2 बार पूछ लिया गया, एक ही एग्जाम में कोई प्रश्न 2 बार पूछा जा रहा है, तो भाई साहब आप समझ सकते हो कि प्रश्न किस तरीके से तैयार किया गया है। यानी कि एग्जामिनर का आपके बारे में सिर्फ इतना सा जानना है कि ये जो व्यक्ति मेरे से जॉब लेना चाहता है, जिस डिपार्टमेंट में आकर के नौकरी करना चाहता है, इसको वाकई में प्रेजेंट की और आपके पिछले ऐतिहासिक हिस्ट्रिकल बात के नॉलेज है या नहीं है, यही जानना चाह रहा है। तो एक ही बात 2 बार पूछी जा रही है। जरा देखते हैं कि स्वच्छता कवरेज करने के लिए तेजी से संपूर्ण स्वच्छता अभियान कौन सा माना जाता है? संपूर्ण स्वच्छता अभियान दोस्तों मैंने अभी आपको बताया, टोटल क्लीन स्कीम के नाम से ये प्रोग्राम चलाया गया था। और टोटल क्लीन स्कीम जो चलाया गया था वो कब चलाया गया था? 1999 के अंतर्गत चलाया गया था। इसका विशेष रूप से जो योगदान था दोस्तों वो था ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई को ध्यान में रख करके चलाया गया था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में सफाई को लेकर के विशेष प्रबंध नहीं थे। ग्रामीण क्षेत्र में हमारी स्थानीय सरकार काम करती है, ग्राम पंचायत वगैरह काम करती है, ग्राम पंचायत के अंतर्गत सफाई का इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। तो ये बहुत सरल प्रश्न पूछा गया आपसे। अगर इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, अगर ये प्रश्न भी आप गलत कर रहे हो तो मेरे भाई फिर आप समझ लेना कि आपको जॉब नहीं मिलने वाली। अगर जॉब लेनी है तो ऐसे प्रश्नों के ऐतिहासिक परिदृश्यों को भी और प्रेजेंट में करंट के परिदृश्यों को ध्यान में रख करके एग्जाम हॉल में आपको बैठना है, तभी जाकर के आप प्रश्नों को सही कर पाओगे। इसी तरीके का ये और प्रश्न देखो आपसे पूछा गया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में, के तहत न्यूनतम गारंटी कीमतें तय की जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। एमएसपी में क्या किया जाता है? न्यूनतम कीमतें गारंटी दी जाती है कि इस कीमत पे तो हम लेंगे ही लेंगे, यानी इस कीमत को डिसाइड किया जाता है। बाजार की कीमतें जिनमें नीचे नहीं गिर सकती। इसका फायदा क्या होता है कि जो कीमत की गारंटी दी गई है उस कीमत से नीचे उसकी कीमत नहीं जा सकती बाजार के अंतर्गत। यदि इन कीमतों पर कोई खरीदार उपलब्ध नहीं है, मान के चलो कि एमएसपी जो निर्धारित किया गया है उस कीमत पर कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन पे इन न्यूनतम गारंटी कीमतों पर स्टॉक खरीदती है। यानी कौन खरीदेगा? ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत खरीदती है, या फिर सरकार के द्वारा इसे खरीदा जाता है, या फिर सरपंच के द्वारा, या फिर दोस्तों जिला परिषद खरीदती है। बहुत बेहतरीन प्रश्न पूछा गया है मित्रों। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सरकार। कौन खरीदेगी मित्रों? इसको खरीदने का काम करेगी दोस्तों सरकार, खरीदने का काम करेगी। अब सरकार क्यों खरीदेगी दोस्तों? अब जानकारी लेनी है हमें एमएसपी के बारे में। किसके बारे में लेनी है कि आखिर ये एमएसपी क्या है? जी हाँ दोस्तों, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थित मूल्य। किसको समर्थित करे, किसका समर्थन करे? किसान का। जी हाँ दोस्तों, किसान को कोई लॉस नहीं हो, किसान को कोई घाटा नहीं हो, क्योंकि किसान इतनी मेहनत करता है, अपनी लागत लगा करके फसल उत्पादित करता है। 3 से 4 महीने के बाद में वो अपनी लागत को जब बाजार में बेचने जाता है, उस पोजीशन पे उसको अपनी मेहनत का पूरा लाभ मिल सके, इस उद्देश्य से सरकार पहले से ही किसी भी फसल की बुआई से पहले या बोते समय ही उस फसल की मिनिमम प्राइस निर्धारित करके उसकी घोषणा करती है। और सरकार का दावा होता है, सरकार की गारंटी होती है कि आप ये फसल उगाइए, आप ये अनाज उगाइए या दलहन उगाइए, इस दाल को इस रेट पे तो हम लेंगे, आपको कोई ले या नहीं ले, लेकिन हम खरीदने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों ये जो एमएसपी निर्धारित की जाती है फसल की बुआई से पहले या फसल की बुआई के समय निर्धारित की जाती है। एमएसपी को लेकर के बात आती है तो दोस्तों वर्तमान में लगभग 23 फसलों की एमएसपी निर्धारित की जाती है। ये कौन जारी करता है दोस्तों? इसके लिए कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर। जी हाँ दोस्तों, कमीशन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, सीएसीपी के माध्यम से दोस्तों ये एमएसपी निर्धारित किया जाता है। यानी कि ये जो हमारा है कृषि लागत मूल्य आयोग। अगर आपसे पूछा जाए
कि ये एमएसपी कौन जारी करता है, कौन निर्धारित करता है? तो दोस्तों ये निर्धारित किया जाता है कृषि लागत मूल्य आयोग के द्वारा, इसको निर्धारित किया जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम बात करें दोस्तों, तो कृषि लागत मूल्य आयोग इसको क्या करता है दोस्तों? तो इसके माध्यम से कृषि लागत मूल्य आयोग इसको क्या करता है मित्रों? इसको जारी करता है। कितनी फसलों को? वर्तमान में लगभग 23 फसलों को एमएसपी जारी की जाती है। और इस लागत पे दोस्तों जैसे ही फसल बाजार में आती है या मंडी में आती है, या कृषि जो उत्पाद होता है, कृषि उत्पाद बाजार में आता है, तो जो व्यापारी है वो व्यापारी इस एमएसपी रेट से ऊपर ही खरीद सकता है, इससे नीचे की दर पे नहीं खरीद सकता। तो किसान को उसका पूरा पूरा लाभ मिल जाता है, या किसान को लॉस होने के चांसेस बहुत कम है, या होते ही नहीं है। किसान इस दर पे सरकार को ही बेचने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि सरकार उसको लेने के लिए होती है। क्योंकि इसका जो निर्धारण होता है, जो लागत है, इस लागत मूल्य के लगभग 1.5 गुना, जी हाँ दोस्तों, लगभग 1.5 गुना निर्धारित होती है कि जो कॉस्ट आई है, किसान ने जो फसल उत्पादित की है उसमें जितनी लगाया है उसका कम से कम दुगना ना मिल सके तो कम से कम 1.5 गुना तो उसको मिल सके। इसलिए दोस्तों किसान के सामने जो उसका उत्पादन किया गया है, उस उत्पादन की जो कीमत स्थिर बनी रही, बाजार में अस्थिरता का सामना नहीं करना पड़े उसको, इसके लिए दोस्तों ये एमएसपी का निर्धारण किया गया है। और ये सरकार के द्वारा खरीदा जाकर के स्टॉक के रूप में शामिल किया जाता है। क्योंकि हमने पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा एफसीआई के बारे में, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, भारतीय खाद्य निगम के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये स्टॉक करता है, क्योंकि स्टॉक इसलिए करता है, भारतीय जो कृषि प्रणाली है वो मानसून के ऊपर डिपेंड करती है। मानसून का जुआ हमारी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है। ऐसी पोजीशन पे किसी वर्ष अगर उत्पादन कम होता है तो हमारा ये जो स्टॉक किया हुआ जो अनाज है या दलहन तिलहन फसलें हैं, उनको हम आसानी से हमारे देश में आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं और आसानी से वितरण किया जा सकता है। और वितरण करने के लिए दोस्तों आपको पता है कि पीडीएस सिस्टम को हम काम में लेते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को हम काम में लेते हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, 2018 में शुरू की गई पीएम आशा योजना, जी हां दोस्तों, ये कब शुरू की गई है दोस्तों? 2018 में शुरू की गई है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। कौन सी योजना है दोस्तों? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना का मुख्य लक्ष्य क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? कि मुख्य लक्ष्य उसका कौन सा देखने को मिलता है? तो दोस्तों जानकारी के लिए बताऊं आपको, इसका मुख्य लक्ष्य क्या हो सकता है? पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से अधिसूचित बाजार यार्ड में अपनी उपज बेचने वाले पूर्व पंजीकृत किसानों को एमएसपी और विक्रय मॉडल के बीच के अंतर का प्रत्यक्ष भुगतान करना। ये भी आंसर लगभग ठीक है, बट हम अभी जज नहीं कर सकते क्योंकि 3 ऑप्शन और पढ़ने हमें। अगला ऑप्शन क्या है? चावल गेहूं दाल और मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाना। अगला ऑप्शन क्या है? यह सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र के विस्तार के माध्यम से जल उपयोग की दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। या फिर दोस्तों कृषि फसलों के लिए बेहतर बीमा कवरेज प्रदान करना और इस प्रकार से जोखिम में कमी लाना। ये लगभग दोस्तों सभी ऑप्शन ऐसे हैं जो किसान के हित की बात करता है। लेकिन दोस्तों चारों में से सबसे ज्यादा हित की बात कौन करता है? सबसे ज्यादा हित की बात करता है दोस्तों आपका पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से अधिसूचित बाजार यार्ड। यानी कि दोस्तों नीलामी जो है, जो फसलों की जो बिक्री होती है उसकी जो नीलामी होती है वो कैसी होनी चाहिए दोस्तों? पारदर्शी होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो जाकर के किसान की आय संरक्षण होगा। किसान मेहनत करके गया है बाजार में बेचने के लिए, अब उसकी आय कोई के साथ में धोखा कर लिया जाए, जिस रेट पे एमएसपी निर्धारित है उस रेट से अधिक पे माल ले लिया लेकिन उसको मूल्य एमएसपी रेट का मिले, तो ये तो उसके साथ धोखा हुआ। ऐसी स्थिति में पारदर्शी जो नीलामी है वो प्रक्रिया होनी चाहिए। इसके अलावा अधिसूचित बाजार यार्ड होने चाहिए, जहां अपनी उपज बेचने वाले पूर्व पंजीकृत किसानों को, पहले से जो किसान रजिस्टर्ड है उन किसानों के जो एमएसपी जो रेट है, मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस जो निर्धारित की गई थी बुआई के टाइम पे सरकार के द्वारा, उसके विक्रय
मॉडल के बीच के अंतर का प्रत्यक्ष भुगतान हो जाना चाहिए। यानी ये ऐसा नहीं है कि आपको 5 दिन बाद में इसका भुगतान दिया जाएगा, उसी समय तुरंत उसको उसका जो भुगतान है, जो मॉडल तैयार किया गया है उस मॉडल पे, क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, उत्पादन कम होता है तो एमएसपी रेट से भी ज्यादा कीमत पे व्यापारी लोग हैं जो उसको खरीदने, क्योंकि नीलामी होती है तो नीलामी के अंदर सरकार खरीदार होती है, इसके अलावा व्यापारी भी होते हैं। तो जब नीलामी होती है, बोली छूटती है, उस समय व्यापारी भी खरीदने के लिए वहां मौजूद होते हैं। तो कम से कम एमएसपी जो रेट निर्धारित की गई है उस रेट से अबाउ रेट पर अगर माल बिका है तो उसको तुरंत एमएसपी रेट से ऊपर का जो भुगतान का जो अंतर है वो तुरंत उसको मिल जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में दोस्तों किसान की जो आय होने वाली है वो संरक्षित रहेगी, सेफ रहेगी और उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो ये बेहतर तरीका है जिसके माध्यम से किसान की आय को सुरक्षित किया जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है। इसी संदर्भ में दोस्तों प्रधानमंत्री के द्वारा कई योजनाएं और भी चलाई गई हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है सरकार के द्वारा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सिंचाई योजना शुरू की गई है। ये सारी योजनाएं क्या हैं? ये सारी योजनाएं किसान की आय को सुरक्षित करना चाहती हैं। किसान के साथ में जो मानसूनी प्रभाव है या प्राकृतिक आपदा का प्रभाव है, उस प्रभाव से या फिर बाजार में अधिक सप्लाई होने की वजह से उसको जो सामना करना पड़ता है आर्थिक मंदी का, इन सभी प्रक्रियाओं से किसान बच सके, इसलिए योजना शुरू की गई है। दोस्तों महत्वपूर्ण योजना है हमारे धरती पुत्रों के लिए। तो अगला प्रश्न इसी कड़ी में देखते हैं कौन सा प्रश्न हमसे पूछा गया है पिछली एग्जाम्स में। भारतीय शेयर बाजार सूचकांक, ये भी मजेदार प्रश्न पूछ लिया। देखो दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स में जो प्रश्न पूछे गए हैं मित्रों इकोनॉमी के, उन प्रश्नों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई टॉपिक नहीं है व्यवहारिक लाइफ में जिसको हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उन व्यवहारिक टॉपिकों से ही प्रश्न पूछा गया है। आपसे यहाँ कोई बहुत बड़ी कड़ी सैद्धांतिक बातें नहीं पूछी जा रही है, लेकिन जो दैनिक जीवन में काम में आने वाली बातें हैं उनको पूछा जा रहा है आपके एग्जाम्स में। तो दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हर इकोनॉमिक्स की घटना के बारे में आप अवेयरनेस रहे, तैयार रहे, रेडी रहे उनके बारे में, क्योंकि प्रश्न यही पूछा गया है। देखो भारतीय शेयर बाजार सूचकांक, यानी भारतीय शेयर बाजार सूचकांक जैसे सेंसेक्स ने किस वर्ष में पहली बार 5000 का पॉइंट का आंकड़ा पार किया है दोस्तों? ये कब प्राप्त किया था दोस्तों? ये प्राप्त किया उसने 1999 के अंतर्गत। कब प्राप्त किया है दोस्तों? अब पूछा यह जाता है दोस्तों कि सेंसेक्स क्या है दोस्तों? ये दोस्तों एक इंडेक्स है। ये क्या है दोस्तों? एक इंडेक्स है ये। अब ये इंडेक्स किसका इंडेक्स है? ये किसका सूचकांक है? ये एक ऐसा इंडेक्स है जो हमें कुछ जानकारी देता है। हमें क्या देता है दोस्तों? कुछ सूचना देता है, हमें कुछ सूचना प्रोवाइड कराता है या हमें कुछ जानकारी देता है दोस्तों। ये क्या जानकारी देता है और ये किसका सूचकांक है दोस्तों? जो सेंसेक्स है दोस्तों हमारे भारत के अंतर्गत, हमारे भारत के शेयर जो बाजार है, जो शेयर बाजार है, उस शेयर बाजार में दोस्तों दो प्रकार के बाजार हैं। एक जो बाजार है दोस्तों जिसको हम कहते हैं बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। दूसरा है दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से काम करता है। यहां पर निवेशक भी होते हैं दोस्तों और निवेशक को प्रबंधित करने वाले लोग भी होते हैं। यानी कि एक तो होते हैं निवेशक और एक पूरे निवेशक को मैनेज करने वाले व्यक्ति होते हैं। ये व्यक्ति पूरे बाजार को देख करके, इसमें बड़ी बड़ी फर्में रजिस्टर्ड होती हैं, अलग अलग फर्में रजिस्टर्ड होती हैं जो अपने शेयर को बेचने का काम करती है और पब्लिक फंडिंग को लेने का काम करती है। पब्लिक क्या करती है? किसी कंपनी के कुछ हिस्से को खरीद करके उसमें अपनी हिस्सेदारी डाल देती है। जैसे ही कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो उसके अनुपात में जो उसने शेयर ले रखा है उसका प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। जैसे ही कंपनी का प्रॉफिट घटता है तो उसका शेयर का प्रॉफिट भी घट जाता है। यानी दोस्तों यहाँ पर जो है पूरा जो गेम है वो गेम किस बात का है कि किसी फर्म के का उत्पादन कितनी ज्यादा हो रहा है या कितने शेयर होल्डर की आ रहे हैं उस क्षेत्र के अंदर, उसी के आधार पे और उसके शेयर की वैल्यू अप और डाउन होने का काम होता है। तो इसी का फायदा उठा करके कुछ लोग, निवेशक लोग हैं, वहां पर आते हैं, शेयर खरीदते और बेचते हैं। लेकिन हम किस शेयर को खरीदें, किस फर्म के शेयर को खरीदें, इसके लिए एक सूचना तैयार होती है। ये सूचना तैयार किस तरीके से करते हैं? बाजार में दो बातों को ध्यान में रखते हुए कि एक तो निवेश क्या होना चाहिए, वो निवेश सुरक्षित होना चाहिए। दूसरा क्या, कौन सा होना चाहिए?
कि ये पूरा पारदर्शी होना चाहिए। दो बातें महत्वपूर्ण है इस पृष्ठभूमि के अंतर्गत। इन बातों को देखते हुए बीएसई जो है, इस बीएसई के सूचकांक जो लिस्ट है उसको तो कहा जाता है दोस्तों सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों जो एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, इसका जो सूचकांक है वो है निफ्टी। जानकारी के लिए दोस्तों बीएसई के अंतर्गत लगभग टॉप 30 यानी दोस्तों इसके अंतर्गत लगभग बड़ी 30 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और इसके अंतर्गत दोस्तों लगभग टॉप 50 की कंपनियां इसमें रजिस्टर्ड हैं। इसलिए दोस्तों इनके जो सेंसेक्स हैं इनको यानी सेंसेक्स जो आपका इंडेक्स है इसके अंतर्गत बीएसई 30 के नाम से भी जाना जाता है और एनएसई या निफ्टी 50 के नाम से भी जाना जाता है। जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये जो आपका बीएसई वाला जो भाग है यानी कि दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा वह भारत का भी सबसे बड़ा शेयर बाजार है। सबसे बड़ा शेयर बाजार है दोस्तों ये। दूसरी तरफ हम बात करें कि ये विश्व का चौथा बड़ा शेयर बाजार है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार, विश्व का सबसे बड़ा नहीं, चौथा सबसे बड़ा बाजार है शेयर बाजार। तो दोस्तों ये भारतीय शेयर बाजार सूचकांक के अंतर्गत आपको देखा जाता है कि किस तरीके से एक सूचकांक एक नियमावली तैयार होती है जिसमें आर्थिक जोखिम से बचा जा सके। निवेशक जो हैं वो इन सूचकांक को ध्यान में रख करके निवेश कर सके और प्रबंधक जो लोग हैं वो प्रबंधक लोग भी इस सूचकांक के आधार पे जो उन्होंने म्यूचुअल फंड पे जो पब्लिक का पैसा लिया है उसको सही जगह पे वो लगा सके। इसलिए कुछ बड़ी कंपनियों के जो सूचनाएं होती हैं, फर्में होती हैं, उनकी पूरी स्थिति के आधार पे ये तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। जी हाँ दोस्तों, मातृ वंदन योजना प्रधानमंत्री की कौन सी योजना है दोस्तों? मातृ वंदन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को, कौन सी महिलाओं को दोस्तों? जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको स्तनपान करवा रही है, या जो शिशु की जो छोटा बच्चा है अभी जन्मा हुआ है, नवजात जो शिशु है उसकी मम्मी या उसकी माताओं के लिए नगद प्रोत्साहन के रूप में कितनी राशि दी जाती है? ये योजना कब से शुरू की गई है दोस्तों? जानकारी के लिए बता दूं, ये योजना आपके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ये योजना दोस्तों 2017 के अंतर्गत शुरू की गई योजना है। ये योजना किस लिए शुरू की गई है? ये योजना शुरू की गई है आपके जो कार्यरत उद्योगों में या फिर गैर संगठित क्षेत्रों में काम करने वाली कार्यरत वे महिलाएं जो इस दौरान, क्योंकि गर्भवती अवस्था में उनको आवश्यकता होती है छुट्टी की, या नवजात जो बच्चा होता है उसके लालन पोषण के लिए, खुद के पोषण के लिए उसको छुट्टी की आवश्यकता होती है। तो कार्यरत ये महिला जब गैर संगठित क्षेत्र में काम करती है तो जब ये छुट्टी लेती है तो अवकाश के समय, जब ये अवकाश लेती है तो अवकाश के समय इसको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। क्या उठाना पड़ता है? आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये छुट्टी करेगी, काम पे नहीं जाएगी तो इसको जब इसका वेतन है वो नहीं मिलेगा। इस आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए, आर्थिक नुकसान की भरपाई या इसकी क्षतिपूर्ति के रूप में सरकार के द्वारा उस महिला को अपने पोषण के लिए और अपने बच्चे के पोषण के लिए कुछ राशि दी जाती है। तो दोस्तों कितनी राशि दी जाती है? ये राशि दी जाती है 5,000। कितनी दी जाएगी दोस्तों? 5,000 की राशि दी जाएगी उसको। और ये 5,000 की जो राशि दी जाएगी मित्रों, ये 5,000 की राशि को वर्तमान में बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 6,000 रुपए। कितनी किस्तों में? 3 किस्तों में दिया जाएगा। कितनी किस्तों में दिया जाएगा दोस्तों? 3 किस्तों में दिया जाएगा। कोई भी गर्भवती महिला जो 19 वर्ष की है
दोस्तों, कितने वर्ष की है? जो 19 वर्ष की कोई भी गर्भवती महिला है वो आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर के, कहां पर? आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर के, या फिर दोस्तों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के अपना पंजीकरण करवा सकती है और इस योजना का फायदा उठा सकती है, लाभ ले सकती है। तो ये महत्वपूर्ण योजना थी जिसके बारे में पूछा गया आपसे। देखो कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। एक पनडुब्बी के माध्यम से किसी व्यक्ति को गहरे समुद्र में, पनडुब्बी जानते हो ना, पनडुब्बी क्या होती है? अरे समुद्र के अंतर्गत चलने वाली छोटी बोट जैसी पनडुब्बी होती है, नाव होती है, जिसको नीचे गहराई तक भेजा जा सकता है। तो इसके माध्यम से कोई व्यक्ति है, अगर किसी व्यक्ति को गहरे समुद्र में भेजकर, गहरे पानी के अंदर समुद्र में भेजा जा रहा है और इसको गहरे समुद्र में भेजकर नीचे शोध करने के लिए राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा शुरू की गई, जी हां दोस्तों, शुरू की गई परियोजना का क्या नाम है? तो दोस्तों एक ऐसी योजना शुरू की गई थी जो समुद्र के गहरे में किसी व्यक्ति को भेज करके वहां के संसाधनों के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराई जाए। तो ऐसी योजना का नाम क्या है दोस्तों? ये आप ढूंढिएगा, तब तक मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर ये NIOT क्या है दोस्तों। ये NIOT के बारे में हम देख लेते हैं कि ये दोस्तों राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, जी हां दोस्तों, इसका जो नेशनल इंस्टीट्यूट, जी हां दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ओशियन टेक्नोलॉजी, तो ये एक ऐसा संगठन है दोस्तों। ये संगठन किसके अंतर्गत काम करता है? ये संगठन दोस्तों भारत पृथ्वी संरक्षण मंत्रालय के अधीन, इस मंत्रालय के अधीन काम करता है दोस्तों। ये संगठन क्या काम करता है? ये संगठन दोस्तों जो समुद्र के अंतर्गत सजीव व निर्जीव संसाधनों का सतत उपयोग के लिए तकनीकी विकसित करता है। क्या तकनीकी विकसित करने का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, महत्वपूर्ण बात आपसे पूछी गई है यहाँ पे कि ये जो संगठन है, इस संगठन के द्वारा एक अभियान चलाया गया है। वो अभियान है दोस्तों, आपका कौन सा अभियान है? वो अभियान है मित्रों, आपके सामने अभियान पूछा जा रहा है आपसे, चंद्रयान। इस समुद्रयान जो अभियान चलाया गया है, ये NIOT के माध्यम से चलाया गया अभियान माना जाता है। इस अभियान के माध्यम से ये देखा जाता है दोस्तों कि समुद्र के गहराई में जो हमारा जो क्षेत्र अधिकार है, समुद्री क्षेत्र अधिकार है, जैसे भारत का समुद्री क्षेत्र अधिकार है 200 नॉटिकल मील की दूरी तक, इसके अंतर्गत दोस्तों मूल रूप से जो EEZ होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन है, भारतीय अनन्य जो क्षेत्र है, उसके अंतर्गत हमें सजीव क्षेत्रों को, सजीव संसाधनों का, निर्जीव संसाधनों का हम दोहन कैसे कर सकते हैं। और वो भी दोहन कैसा होना चाहिए? दोहन होना चाहिए सतत रूप में। किस रूप में होना चाहिए दोस्तों? सतत रूप में इसका दोहन होना चाहिए। तो सतत रूप में इसका दोहन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए तकनीकी विकसित करनी पड़ेगी। तो तकनीकी विकसित करने का काम कौन करता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ओशियन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये तैयार करता है, जिससे कि उनका दोहन हम कर सके, आसानी से इसके दोहन के रूप में हम देख सके। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, करंट बेसिस का प्रश्न था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हमारे सामने फिर से एक प्रश्न सामने है, भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना। अब पूछा यह जा रहा है कि आखिर ये आर्थिक जनगणना क्या है। आर्थिक जनगणना के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि आर्थिक जनगणना क्या है। दोस्तों आर्थिक जनगणना कब की गई थी भारत के अंतर्गत? देखिए सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। वैसे ये की गई थी 1970 के अंतर्गत, यानी कि 77 के अंतर्गत, 1977 के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई थी। इसका तात्पर्य क्या होता है? पहली आर्थिक जनगणना की गई थी। इसमें क्या होता है दोस्तों, जितने भी अर्थव्यवस्था में
हमारे भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर अर्थव्यवस्था में आर्थिक प्रक्रम है। कौन से प्रक्रम है दोस्तों? आर्थिक प्रक्रम। जितने भी आर्थिक प्रक्रम है, इन आर्थिक प्रक्रमों के अंतर्गत कार्यरत लोगों की सूची, कार्यरत लोगों की सूची तैयार की जाती है। और ये जो लोग हैं, ये लोग कौन कौन से प्रक्रमों के माध्यम से इनकम कर रहे हैं, वो पूरी डिटेल जनगणना के दौरान ली जाती है। इसी को कहा जाता है दोस्तों आर्थिक जनगणना। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा जब हमें ये पता चल जाता है कि फला क्षेत्र का आदमी ये काम करता है या उस क्षेत्र का आदमी इस काम में लगा हुआ है। 10 साल बाद में जाएंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि हम जैसे अगली दशकीय जनगणना करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति उसी काम में हमें मिले। हो सकता है उसने काम बदल लिया हो सकता है उसने उस काम को और बहुत बड़ा कर लिया हो, तो ये चीजें हमें अगली जनगणना में मिल जाएगी। ये सारी सूचनाएं हमारे पास में होती हैं, तो इसके माध्यम से राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे या स्थानीय स्तर पे जो सामाजिक कल्याण की योजनाएं चलाते हैं, इनमें सपोर्ट मिल जाता है, हमें इनमें सहायता मिल जाती है। हमें किस क्षेत्र में किस तरीके के लोग प्रक्रम में लगे हुए हैं, किस टाइप के काम में लगे हुए हैं, उसी के हिसाब से हम उस क्षेत्र की योजनाएं निर्धारित कर सकते हैं, या उसी के हिसाब से हम उस क्षेत्र में अलग से बजट बना करके भी सामाजिक कल्याण की योजनाएं लागू कर सकते हैं, आर्थिक विकास की योजनाएं चला सकते हैं। तो ये आर्थिक जो जनगणना थी वो हमारे देश के अंतर्गत कब की गई थी दोस्तों? 1977 के अंतर्गत की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? एनके सिंह भारत के कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? सबसे पहले फाइनेंशियल कमीशन ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में पूछा गया है। वित्त आयोग यानी कि दोस्तों कौन सा आयोग पूछा गया है? फाइनेंशियल कमीशन के बारे में पूछा गया है। भारतीय वित्तीय आयोग आपसे पूछा जा सकता है। भारतीय वित्त आयोग, वित्त आयोग। तो दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में जो भारत का कौन सा वित्तीय आयोग पुनर्गठित किया गया है और ये किसके अध्यक्षता में संगठित किया गया है, जो आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों वर्तमान में कौन सा है? ये 15वां वित्त आयोग है दोस्तों। कौन सा है? ये 15वां वित्त आयोग आप के लिए गठित किया गया है और जिसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? एनके सिंह। किसकी अध्यक्षता में बनाया गया है दोस्तों? एनके सिंह। अब एक्स्ट्रा बातें हमको देखनी है इस प्रश्न के सराउंडिंग में कि और कौन कौन सी बात हमसे पूछी जा सकती है। तो दोस्तों हमसे पूछे जाने वाली बातों में हम पहली बात ये देखेंगे कि भारतीय वित्त आयोग किस प्रकार का आयोग है दोस्तों। ये आयोग आपका संवैधानिक आयोग है। कैसा आयोग है दोस्तों? संवैधानिक। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो आयोग है इसका उल्लेख संविधान में है। अब संविधान में है तो दोस्तों संवैधानिक आयोग है, तो किसी ना किसी अनुच्छेद, दोस्तों ये अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है। और ये जो आयोग का गठन कौन करता है? इसका आयोग का गठन करेगा दोस्तों राष्ट्रपति। कौन करेगा मित्रों? राष्ट्रपति इसका गठन करेगा। दोस्तों इसके बारे में यह भी पूछा जा सकता है कि प्रथम वित्त आयोग कब बनाया गया था? तो दोस्तों प्रथम वित्त आयोग 1951 के अंतर्गत गठित किया गया था। 1951 के अंतर्गत बनाया गया प्रथम आयोग था। और ये प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? केसी नियोगी। जी हाँ दोस्तों, कौन थे? केसी नियोगी की अध्यक्षता में बनाया गया आयोग था। इसके अलावा दोस्तों इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य बिल्कुल सिंपल होता है, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच में दोस्तों, केंद्र व राज्यों के बीच में, किसके बीच में? केंद्र व राज्यों के बीच में आर्थिक संबंधों को, कौन से संबंधों को? आर्थिक संबंधों को, आर्थिक संबंधों को बनाए रखे। इसके लिए दोस्तों बनाया गया ये आयोग माना जाता है। तो भारतीय वित्त आयोग, इंडियन फाइनेंशियल कमीशन के बारे में काफी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। ये 15वां वित्त आयोग बनाया गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों इसी कड़ी में। अगला प्रश्न क्या है? मुद्रास्फीति जनित मंदी। जी हाँ दोस्तों, किसकी वजह से? मुद्रास्फीति के कारण जो मंदी आई है, इनमें से किसका विशिष्ट संयोजन है? अगर मुद्रास्फीति की वजह से अगर आर्थिक मंदी आई है, अब आप कहोगे सब ये दोनों बातें ऐसे कैसे हो सकती है? मुद्रास्फीति तो पहले ही महंगाई की बात करता है। जी हाँ बिल्कुल, जब मुद्रास्फीति होती है तो वाकई में महंगाई होती है, वस्तु या सेवाओं के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन इस समय मंदी कैसे आ सकती है? इस समय मंदी निवेश को लेकर के आ जाती है, क्योंकि निवेश हर व्यक्ति नहीं कर पाता है। निवेश कुछ चुनिंदा जो लोग हैं ना, उनका ही काम चल रहा होता है। सभी लोगों का जो कार्य है सही तरीके से नहीं चल रहा होता है, क्योंकि महंगाई इस तरीके से हो जाती है। जो छोटे लोग हैं, छोटे व्यापारी
व्यापारी हैं, छोटे उद्योगिक या लघु संस्थाएं हैं, ये इनके लिए कच्चा माल इतना महंगा हो जाता है कि ये सही तरीके से प्रोडक्शन कर ही नहीं पाते हैं। ये पूरा जितना इनको उत्पादन करना चाहिए था उतना इनके पास में संसाधन होते नहीं, क्योंकि महंगाई हो जाती है। तो इसका मतलब है कि उनको लेने के लिए महंगाई इस कदर होती है कि जो बेचने वाला है ना, वो नीचे दाम पे बेचता है तो लॉस में जाता है, क्योंकि उसको आकर के ही नहीं मिलती है या उसको तैयार माल मिलता ही नहीं है। और अगर महंगे दाम में बेच रहा है तो लेने वाले बहुत कम होते हैं, तो बाजार में लेने वाले बहुत कम होते हैं, तो मुद्रास्फीति के कारण भी मंदी उत्पन्न हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में कौन सा संयोजन सबसे बेस्ट बैठेगा? क्या इस ऑप्शन के आधार पे हम बात करें, मुद्रास्फीति के कारण मंदी आ चुकी है, तो क्या हो सकता है? क्या विकास अवरुद्ध हो जाएगा मित्रों? विकास अवरुद्ध हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल विकास तो अवरुद्ध होगा। क्या गिरती हुई मुद्रास्फीति, क्या मुद्रास्फीति धीरे धीरे गिरने लगेगी? नहीं। अच्छा, ये आपका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अगला ऑप्शन, अवरुद्ध उत्पादकता, क्या उत्पादन कम हो जाएगा या उत्पादन होना बंद हो जाएगा? उत्पादकता अवरुद्ध हो जाएगी। किंतु स्थिर मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति क्या हो सकती है? स्थिर हो सकती है। नहीं दोस्तों, ऐसा भी नहीं होगा। अवरुद्ध विकास हो जाएगा और बढ़ती हुई मुद्रास्फीति, क्या ऐसी पोजीशन पे विकास है जो अवरुद्ध हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट है कि विकास तो अवरुद्ध हो जाएगा। विकास तो मित्रों क्या हो जाएगा? अवरुद्ध हो जाएगा। लेकिन बढ़ती हुई मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति भी दोस्तों क्या रहेगी? बढ़ती ही चली जाएगी। कारण है दोस्तों, जब वस्तुओं के जो दाम है बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में जो निवेश जो है, जो उत्पादन करने वाले हैं, उनको भी रॉ मटेरियल महंगा मिलेगा, तो एक तो कम उत्पादन करेंगे। अब कम उत्पादन करेंगे तो लागत राशि बढ़ जाएगी, लागत राशि फैक्टर कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो ऐसी स्थिति में उसकी मुद्रा जो उसका एमआरपी रेट है वो तो अधिक होगा ही, लेकिन उस अधिक वाले भाग को लेने वाले भी बहुत क्या होंगे? कम होंगे। लेकिन लेने वाले कम होंगे, ऐसी स्थिति में आप कहोगे सर फिर तो मुद्रास्फीति नहीं होनी चाहिए। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि लागत राशि इतनी ज़्यादा आ रही है कि हर कोई व्यक्ति उसका उत्पादन नहीं कर रहा है, तो हर कोई व्यक्ति उसका उत्पादन नहीं कर रहा है तो सप्लाई भी तो कम हो रही है ना, तो सप्लाई कम हो रही है, तो ऐसी स्थिति में यानी कि कुछ चुनिंदा लोग उसको खरीद पा रहे हैं, कुछ चुनिंदा लोग ही उसको उत्पादन करके दे रहे हैं। लेकिन आगे तक संकट दिख रहा है कि बेचने वाला भी ये सोचता है कि मुझे तैयार माल कहीं से मिल ही नहीं रहा, तो मैं इसके आगे का पता नहीं, दाम बहुत ज्यादा भी बढ़ सकते हैं या फिर कम होने के कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो कम दाम में उस वस्तु को देने से बढ़िया दोस्तों अपने स्टोर में रखना चाहता है, क्योंकि उसको ये पता है कि आने वाले समय में इसकी रेट और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। जब लागत कॉस्ट अगर कम नहीं हो रही है, तो लगातार लागत कॉस्ट अगर बढ़ती जा रही है, लागत मूल्य अगर बढ़ता जा रहा है, तो वस्तु के दाम नीचे नहीं होने वाले, वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों करेक्ट आंसर हमारा कौन सा बन जाएगा? अवरुद्ध विकास हो जाएगा और बढ़ती हुई मुद्रास्फीति, दोनों का संयोजन इस तरीके से बैठेगा। कब? जब मुद्रास्फीति के कारण मंदी उत्पन्न हो जाएगी तब। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न और देखते हैं दोस्तों। ये प्रश्न क्या है हमारा? भारतीय अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति के संदर्भ में संक्षिप्त शब्द GFCF का संपूर्ण पूर्ण रूप से यह पूरा नाम पूछा जा रहा है हमसे, निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? यानी कि इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर जनरल फाइनेंशियल कॉर्पोरेट फंक्शंस, या फिर गुड्स फ्राइट क्रेट एंड फॉर्मिंग, या फिर आपसे पूछा जा रहा है ग्रोस फिजिकल कोर फंड। आपसे ये पूछा जा रहा है दोस्तों कि इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम दोस्तों आपका है ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या है दोस्तों? इसका मतलब होता है दोस्तों सकल। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? सकल स्थिर पूंजी निर्माण। अब ये क्या होता है दोस्तों? ग्रोस स्थिर पूंजी निर्माण क्या होती है दोस्तों? जैसे कि आपने जीडीपी पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा दोस्तों? आपने जीडीपी पढ़ा होगा। तो प्रति वर्ष जो जीडीपी में इंक्रीज होता है, जब उत्पादन होगा, तो अब उत्पादन वाली बात में ये आते हैं कि हमने जो नया मूल्य जोड़ा है, उस नए मूल्य में जो उत्पादन बढ़ाया है, नया मूल्य हमने जो वैल्यू एडिशन की है, जितनी वैल्यू हमने एडिशन किया है, जितना हमने नया मूल्य वर्धन किया है, उस मूल्य का हमने कहाँ कहाँ पे खर्च किया है? क्या हमने उसको उपभोग में खर्च कर दिया, या उपभोग में खर्च नहीं किया तो हमने उससे कौन सा उपकरण खरीदा है? तो कहने का तात्पर्य होता है दोस्तों, जो हम उत्पादन कर रहे हैं, जितना हमने उत्पादन किया है, अगर इस उत्पादन से हमने
स्थायी पूंजी नहीं बनाई है, स्थिर पूंजी का निर्माण नहीं किया है, तो हम लंबे समय तक हम विकास नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये होता है दोस्तों, मान के चलो कि मैंने आज की डेट में 1,000 रुपए कमाए, अगर मैंने 1,000 रुपए कमाए, मैंने 1,000 को आज ही जाकर के खर्च कर दिया, आज ही जाकर के मैंने दोस्तों के साथ मिल करके पार्टी शार्टी कर ली है, पूरा पैसा मैंने कहाँ खर्च कर दिया दोस्तों, पूरा पैसा मेरा खर्च हो चुका है उपभोग में, तो मैंने कोई अपनी स्थिर पूंजी नहीं डेवलप की है। ठीक है दोस्तों, लेकिन मान के चलो कि मैंने 1,000 रुपए कमाता, ये मेरी दूसरी प्रवृत्ति के बारे में बता रहा हूं, अगर मैंने 1,000 रुपए कमाए, 1,000 रुपए कमा करके मैंने अपने उपभोग पे मान के चलो कि 100 रुपए खर्च किए, बाकी के 900 रुपए का मैं घर में कोई ऐसा उपकरण ले गया जो उपकरण मेरे घर में किसी उत्पादन को बढ़ाने वाला है, या वो उपकरण है आने वाले समय में मेरे घर में कई कामों को सहयोग प्रदान करेगा। यानी कोई मशीन ले गया, मान के चलो दोस्तों मैं मशीन लेकर के चला जाता हूं, तो वो मशीन मेरे घर में किसी चीज का उत्पादन करने में सहायक हो सकती है, तो वो मेरी स्थिर पूंजी हो गई है दोस्तों। तो कहने का तात्पर्य है कि सकल स्थायी पूंजी निर्माण, सकल स्थायी पूंजी निर्माण के बारे में पूछा जा सकता है कि हर एक देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सकल स्थायी पूंजी निर्माण का अधिक होना चाहिए, क्योंकि आज हम बात करें हमारे भारत के अंतर्गत, तो हमारे पास में सकल स्थायी पूंजी निर्माण है ही नहीं, ये बहुत कम है, क्योंकि सकल स्थायी पूंजी निर्माण हमारे पास में ज्यादा होगी, हमारे घर में ज्यादा मान के चलो मशीनें होंगी, हमारे घर में जमीन ज्यादा होगी, हमने कोई एसेट्स ऐसा तैयार किया है जो उत्पादन में सहयोगी बन सकता है, तो वो स्थायी पूंजी होगी। बाकी का जो हम उपभोग पे खर्च कर रहे हैं ना, वो स्थायी पूंजी नहीं हो सकती। जो हमने कमाया है, इस कमाई को हमें स्थायी पूंजी बनाने में काम में लेना होगा। तो स्थायी पूंजी निर्माण के अंतर्गत दोस्तों क्या क्या आती हैं, जैसे कि हमें मशीनरी आ सकती है, क्या आ सकती है दोस्तों, मशीनरी इसके अंतर्गत शामिल कर ली जाती है। इसके अंतर्गत दोस्तों मशीनरी हो सकती है, मशीनरी के अलावा दोस्तों और क्या हो सकता है, भूमि हो सकती है, हमने भूमि को बढ़ा लिया है, भूमि के एसेट्स को हमने डेवलप कर लिया है, हमने दोस्तों कोई तकनीकी खरीद लिया, तकनीकी टेक्नोलॉजी, अगर हमने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया है तो ये भी हमारी क्या है दोस्तों, स्थायी पूंजी है। हमने कोई कौशल सीखा है, हमने अपने अंदर कोई गुणवत्ता डेवलप की है, कोई ज्ञान वर्धन किया है, तो दोस्तों ये क्या है, हमारी स्थायी पूंजी होती है, जो आगे जाकर के हमारे उत्पादन में सहयोगी होती है। तो दोस्तों ये सीरीज थी हमारी दिल्ली पुलिस के ओल्ड प्रश्नों का व्याख्यात्मक विवरण, और इस प्रश्नों के साथ में हमने कुछ सीखा है, सीखा ये कि किस टाइप से प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी टॉपिकों से जुड़ते हुए करंट बेसिस पे आपसे प्रश्न पूछे के पूरे चांस है आने वाली एग्जाम्स के अंदर। तो जुड़े रहिए दूरदृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में, और मेरे साथ में, मैं आपके साथ में सब्जेक्ट वाइज विषयवार दोस्तों दिल्ली पुलिस के सारे जितने भी प्रश्न आए हैं उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आपके सामने रखूंगा। आप मेरे साथ में इसी प्रकार से जुड़े रहिए, प्यार बना करके रखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, शेयर करना जरूर मत भूलिएगा, क्योंकि आपके साथ में आपके और साथी मित्र हैं, उन साथी मित्रों का भी इसको फायदा मिल सके। दोस्तों मैं आपके सपोर्ट में पूरा मेरा से जितना 100% होगा वो मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा। इफ यू ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट सीरीज के साथ में।